नमस्कार दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वतंत्रता आंदोलन में किस तरह की भूमिका रही है, वो स्वतंत्र भारत को किस रूप में देखना चाहते थे, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आनंद प्रसाद मिश्र जी। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अरविंद जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसको कि हम लोग काफ़ी गर्व से उनका नाम लेते हैं कि नेताजी का स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी योगदान रहा है, तो डॉक्टर साहब इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? अरविंद जी, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 23 जनवरी 1897 को हिंदुस्तान के इतिहास के अमर व्यक्तित्व सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम प्रेम से पूरा हिंदुस्तान का देशवासी नेताजी के नाम से जानता है, वो हमारे बीच में आए। यह वह कालखंड था जब हिंदुस्तान में 1857 के बाद से एक नई तरह की ऊर्जा देश के बीच में हमारे राष्ट्रीय नेताओं द्वारा परोसी जा रही थी, और उस कड़ी में सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम प्रेम से नेताजी के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान के सोई हुई आत्मा को जगाने का काम नेताजी ने किया। जो हिंदुस्तान सदियों से अपने सभ्यता और संस्कृति और तमाम तरह के विचारों से ओतप्रोत था, उस विचार को एक नई दिशा के साथ, जिसे अंग्रेजी साम्राज्यवाद के द्वारा कुचला गया था, लगातार हिंदुस्तान के उस व्यक्तित्व को खंडित करने का प्रयास किया गया था कि हिंदुस्तान जो है सपेरों का देश है, हिंदुस्तान एक देश हो ही नहीं सकता। ऐसे समय में हमारे नेताजी हमारे बीच में आए, राष्ट्रीय आंदोलन के बीच में, और उन्होंने इस देश के अंदर एक नए तरह का शंखनाद किया और इस देश की जनता को उन्होंने जगाते हुए कहा कि हमारे पास सब कुछ है और हम जो है इस ब्रिटिश दासता को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों की थाती हमारे साथ है। हम उस पूर्वजों की थाती के साथ जो है इस आज़ादी की लड़ाई में शिरकत करेंगे तो हमें निश्चित रूप से जो है इसमें सफलता मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किस तरह का योगदान रहा है? अरविंद जी, इस बात को हमें ऐसे समझना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस जी एक बहुत ही मेधावी छात्र के रूप में हमारे बीच में जाने जाते हैं, और अपने पिता की आज्ञा, हम सब लोग जानते हैं कि उनके पिताजी उस दौर के एक जाने माने बैरिस्टर थे, और उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए सुभाष बाबू 1921 में लंदन गए, और वहाँ से उन्होंने ICS की परीक्षा जो है चौथे रैंक में पास किया। लेकिन यही वो कालखंड था जब जालियांवाला कांड हुआ था, जिससे सुभाष बाबू इतने मर्माहत हुए कि उन्होंने तय किया कि हम जो है ये सिविल सर्विस की परीक्षा में नहीं जाएंगे। और वहीं से आज़ाद हिंदुस्तान में जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय, सुभाष बाबू उसमें अपने लिए शिरकत करने की, अपनी सहभागिता के लिए अपने को तैयार कर रहे थे। और इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब सुभाष बाबू ने कैम्ब्रिज से जो है देश बंधु को जब लेटर लिखा, एक खत लिखा, और उसमें उन्होंने अपनी तमाम योजनाओं को दिया कि हमें कैसे हिंदुस्तान के छोटे छोटे इलाके में जो आंदोलन चल रहा है उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, किस तरह से हिंदुस्तान की जो सोई हुई आत्मा है, जो चेतना है, जनता की चेतना को विकसित करने के लिए हमें पत्र का आविष्कार करना चाहिए, शुरुआत करना चाहिए। और उसमें सुभाष बाबू ने देश बंधु चित्तरंजन जी को अपने तरफ से ये कहा कि अगर आप चाहें तो मैं उस पत्रिका के संपादन में एडिटरशिप ले सकता हूं। तो सुभाष बाबू एक बड़े ही पूरी वैचारिकी के साथ जो है आज़ादी की लड़ाई में शिरकत किए थे, और उनकी वैचारिकी का आधार था कि हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति, जिसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने खंडित किया है, वह सभ्यता और संस्कृति 2000 से 3000 साल पुरानी है। वो सभ्यता और संस्कृति में वह ताकत है जिसके द्वारा हम अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं और इनको यहाँ से परास्त कर सकते हैं। अरविंद जी, इसमें एक छोटी सी बात मैं और यहाँ कहना चाहूँगा कि सुभाष बाबू टोक्यो विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना एक व्याख्यान दिया था। वह व्याख्यान जो है आज भी बहुत मौजूद है, और जिसमें उन्होंने कहा कि जो विदेशी ताकतें ये समझती हैं कि हिंदुस्तान जो है सपेरों
फ़कीरों और राजाओं का देश है, वह हिंदुस्तान को समझने में गलती करते हैं। और उन्हें यह समझना चाहिए कि हिंदुस्तान का इतिहास समृद्धशाली इतिहास है। इस इतिहास में अनेक तरह की वैचारिकी और तमाम तरह के ऐसे विचार हैं जिसके द्वारा कोई भी राष्ट्र दुनिया में अपनी पहचान के साथ खड़ा हो सकता है। और सुभाष बाबू का वही आधार था जिसके आधार पर वो आज़ाद हिंदुस्तान की लड़ाई में शामिल हुए। और केवल लड़ाई में शामिल ही नहीं हुए अरविंद जी, हम सब लोग जानते हैं कि सुभाष बाबू मात्र 48 साल की अवस्था में हमारे आपके बीच से तिरोहित हो गए, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सुभाष बाबू उस दौर में ही जो है आज़ादी के बाद हिंदुस्तान को कैसे आगे बढ़ना है इस पर भी अपनी वो दृष्टि रखते थे। तो हम मतलब एक तरह से कहा जाए कि राष्ट्र निर्माण की भी बात उन्होंने उस दौर में ही सोच लिया था कि मतलब जो स्वतंत्र भारत है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। निश्चित रूप से अरविंद जी, ये इस बात को हम इस तरह से भी समझना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि 1938 में जब हरिपुरा में सुभाष बाबू कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और उसमें जब उन्होंने अपना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो भाषण दिया, वह आज भी हिंदुस्तान के विकास में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। क्योंकि उस समय सुभाष बाबू ने कहा था कि हिंदुस्तान की जो भी संपदा है, जो भी संसाधन है, उन संसाधनों को समझते हुए हमें अपने विकास की धारा को आगे बढ़ाना है। डॉक्टर साहब, उन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और एक नारा दिया था उन्होंने जय हिंद, जो कि बाद में राष्ट्रीय नारा बना। तो ये जो नारा उन्होंने दिया था, इसका जो है राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका रहा है? अरविंद जी, इसी बात को हम कहना चाहेंगे कि सुभाष बाबू ने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में कई तरह के चीज़ों को उन्होंने समावेशित किया। जैसे पूर्ण स्वराज का नारा, जय हिंद का नारा सुभाष बाबू ने पहली दफ़ा दिया आज़ादी की लड़ाई में, और इसके द्वारा वह हिंदुस्तान को एक व्यक्तित्व के रूप में खड़ा करना चाहते थे कि हिंदुस्तान जो है एक ऐसी इकाई है जिसका हम सब लोग जो है जिंदाबाद करते हैं। और वह हिंदुस्तान का जो सपना था उनका अरविंद जी, उस सपने में यह बात समाहित थी कि कैसे हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे। सुभाष बाबू विज्ञान के साथ हिंदुस्तान का विकास करना चाहते थे, और इसमें मेघनाथ साहा जो हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक इतिहास में कैसे हिंदुस्तान का विज्ञान का इतिहास किया आगे बढ़ाया जाए, इसमें जब सुभाष बाबू ने मेघनाथ साहा के साथ अपना संवाद स्थापित किया, तो उसमें उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि जब देश आज़ाद होगा तो परमानेंट नेशनल रिसर्च कमेटी बनाई जाएगी, जो देश की आवश्यकताओं के हिसाब से ज्ञान और विज्ञान पर हमेशा शोध करती रहेगी। ये सुभाष बाबू की परिकल्पना थी। तभी जो है देश आगे बढ़ सकता है और विकास कर सकता है। डॉक्टर साहब, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना की, जो कि काफ़ी मतलब कहा जाए कि उनका एक संगठित सेना थी, और जापान के सहयोग से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का जो है गठन किया था। तो क्यों इस तरह क्या उनको एक मतलब संगठन बनाना पड़ा? देखिए, सुभाष बाबू हिंदुस्तान के इतिहास की जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उसमें कई लोग अपने अपने तरह से योगदान कर रहे थे। यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहिए कि सुभाष बाबू गांधी के बड़े प्रशंसकों में थे, और गांधी जी जो अपने हिसाब से जो लड़ाई लड़ रहे थे मुख्य धारा के हिसाब से, वह उस लड़ाई से उनका कोई अलग से नहीं था, बल्कि उनका ये था कि उस लड़ाई में हम योगदान करने के लिए उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई को हम और आगे यदि बढ़ाना चाहते हैं तो अंग्रेज़ों से सैन्य बल के साथ भी हमें निपटना होगा। और इसमें उन्होंने जो हमारे प्रवासी भारतीय जो पूरा एशिया के पश्चिमी एशिया, सिंगापुर में, बर्मा में लोग रहते थे, उनके सहयोग से उन्होंने कहा। सुभाष बाबू का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि जब वह हिंदुस्तान की राजनीति में प्रवेश किए तो हर कोई उनका मुरीद था, और जब उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो हिंदुस्तान के आम आदमी के पास जो कुछ भी था वह आदमी अपने उन संसाधनों के साथ सुभाष बाबू को समर्पित किया कि आप ये लीजिए और आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाइए, और हम आपके साथ हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व के बारे में हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। निश्चित ही हमारे जो दर्शक हैं और जो युवा पीढ़ी है,
उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होगी। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। नमस्ते सब।